हेलो गाइस, वेलकम टू स्कॉलर एलिट। स्कॉलर एलिट चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनुराग पांडे और ये है हमारा प्रोनाउन का पार्ट 3 वीडियो। इसके पहले हमने प्रोनाउन पर 2 वीडियो अपलोड किए हैं जिसमें हमने डिस्कस किया था प्रोनाउन को और प्रोनाउन के बहुत सारे टाइप्स को। आज के भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे प्रोनाउन की कुछ और कैटेगरीज़ को। जो भी लोग इस वीडियो सीरीज़ को देख रहे हैं, अगर उन्हें ये वीडियो सीरीज़ पसंद आ रही है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को। रिलेटिव प्रोनाउन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस रिलेटिव प्रोनाउन से पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो। बात करें रिलेटिव प्रोनाउन की, सबसे पहले देखते हैं रिलेटिव प्रोनाउन होता क्या है। A word used in place of a noun that makes relation of the noun is called relative pronoun। जैसा कि आप नाम से देख सकते हैं रिलेटिव प्रोनाउन है, मतलब कि वो कोई ना कोई रिलेशन बताएगा। तो वो वर्ड जो कि रिलेशन ऑफ नाउन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो वो आपके होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। जैसा कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं हु, विच, वॉट, whom, that, etc। अगर आपने प्रोनाउन के पहले के पार्ट देखे हैं, पार्ट 2, तो मैंने वहाँ पर डिस्कस किया था इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का, और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में भी हमने इन्हीं शब्दों का यूज़ किया था। मैं कई बार बता चुका हूँ पहले भी कि प्रोनाउन की ये जो कैटेगरी है, प्रोनाउन के ये जो टाइप्स हैं, वो इस वे में हम यूज़ करते हैं कि आपने उन वर्डों को यूज़ किस वे में किया है, ठीक है। तो हु, विच, वॉट और whom एज अ रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ होंगे इस टाइप के प्रोनाउन में। तो यहाँ पर है रिलेटिव प्रोनाउन, और इन्हीं शब्दों का यूज़ अगर आप किसी क्वेश्चन को पूछने के लिए करते हैं तो वहाँ पर वो होता है इंटरोगेटिव प्रोनाउन। आई होप आपको ये डिफरेंस क्लियर हो रहा होगा। अब देखते हैं कुछ रूल्स की बात करें तो हु comes as a relative pronoun for human being that is the subject of the sentence। तो who का आप एज अ रिलेटिव प्रोनाउन में करते हैं उन शब्दों के लिए जो कि सब्जेक्ट होते हैं किसी सेंटेंस का। जैसे कि अगर बात करें राम विच इज़ अ डांसर इज़ माई फ्रेंड। अब यहाँ पर देखें राम, तो राम जो है वो सब्जेक्ट है इस सेंटेंस का, और सब्जेक्ट है अगर इस सेंटेंस का तो मैंने बताया कि उसके साथ आता है हु। विच यहाँ पर लगा हुआ है जो कि है आपका गलत, ठीक है। तो विच की जगह आपको यूज़ करना था हु का। अब देखते हैं नेक्स्ट, whose comes as a relative pronoun for the possession for human being। ये रूल मैंने आपको पहले भी बताया था हमारे पार्ट 2 वीडियो में। राम विच ब्रदर इज डांसर इज माई फ्रेंड अगर आपका लिखा हुआ है तो राम जो है वो भी है आपका ह्यूमन बीइंग, और जो ब्रदर होगा उसका वो भी आपका होगा ह्यूमन बीइंग। तो राम के पोजीशन के लिए आपने को यूज़ करना चाहिए हुज का, आपने यहाँ यूज़ किया है विच का, तो ये आपका हो गया गलत, ठीक है। तो ये हो गया आपका गलत, विच की जगह आपको यूज़ करना था हुज का। अब देखते हैं नेक्स्ट अगर बात करें whom comes as a relative pronoun for human being that is the object of the sentence। इस रूल को भी हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। whom का यूज़ आप तब करते हैं जब किसी ऑब्जेक्ट को आपको रिप्रेजेंट करना होता है। I know the man about who you are talking about। देखिए अब मैन जो है वो इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो अगर आपको ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करना है तो आपको लगाना चाहिए था whom। यहाँ पर आपने लगाया हुआ है who जो कि है गलत, तो ये सेंटेंस हो गया आपका गलत। who की जगह आपको यूज़ करना है whom का। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं, वो है ये अबाउट जो है वो है प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन की प्लेस के आधार पर भी ये डिसाइड होता है कि आपका आएगा who या whom। आप देख लेते हैं जैसे कैसे। वी कैन ऑल्सो यूज़ इफ़। आई नो द मैन हु यू आर टॉकिंग अबाउट। अब इस पहले सेंटेंस की अगर बात करें तो अबाउट जो आपने लगाया हुआ है वो आपने लगाया हुआ है मिडिल ऑफ द सेंटेंस में, और यहाँ पर अबाउट आप देख लीजिए तो वो एंड ऑफ द सेंटेंस में है, ठीक है। तो इस प्रीपोजिशन की पोजीशन के कारण आप
आपको ये डिसाइड होगा कि सेंटेंस में हु आएगा या हुम आएगा। ठीक है, आई नो द मैन हु आर यू टॉकिंग अबाउट है आपका बिल्कुल सही, क्योंकि अबाउट की जो पोजीशन है अब वो है एट द लास्ट में, और यहाँ पर जो प्रीपोजिशन है वो आपने जस्ट आपका ऑब्जेक्ट के बाद यूज़ हुआ है। ठीक है, आई थिंक आपको ये क्लियर हो रहा होगा। इस सेंटेंस को आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। आप देखते हैं हमारा नेक्स्ट रूल, विच कम्स एज अ रिलेटिव प्रोनाउन फॉर अ न्यूट्रल जेंडर। ठीक है, दैट इज़ द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। विच का यूज़ आप न्यूट्रल जेंडर मतलब कि निर्जीव वस्तुओं के लिए करते हैं जो कि सब्जेक्ट होते हैं किसी भी सेंटेंस का। तो अगर कहीं लिखा हुआ है द पेन विच इज़ रेड इज़ रनिंग वेल, तो ये है आपका बिल्कुल सही, क्योंकि पेन जो है यहाँ पर वो है एक निर्जीव वस्तु और आपने उसके लिए यूज़ किया है विच का। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट रूल्स की। विच इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर न्यूट्रल जेंडर विच इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। मतलब कि इसके पहले रूल में हमने देखा कि विच का यूज़ आप उन निर्जीव वस्तुओं के लिए करते हैं जो कि सब्जेक्ट होते हैं। यहाँ पर है रूल कि विच का यूज़ आप उन निर्जीव चीज़ों के लिए भी करते हैं जो कि ऑब्जेक्ट होते हैं किसी सेंटेंस का। जैसे कि आई लाइक द पेन हु यू हैव बॉट। अब यहाँ पर पेन जो है, जो हु है वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये है आपका गलत, क्योंकि हु का आप यूज़ आप करते हैं ह्यूमन बीइंग के लिए, तो यहाँ पर जो हु है वो हो गया आपका गलत, और पेन है यहाँ पर जो है वो आपका ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर जो हु है वो आपका गलत, क्योंकि पेन के लिए आपको यूज़ करना था विच का। ठीक है, तो ये सेंटेंस है आपका रॉन्ग। ऑफ विच कम्स एज अ रिलेटिव प्रोनाउन फॉर द पोजेशन ऑफ न्यूट्रल जेंडर। तो अगर किसी निर्जीव वस्तु का आपको पोजेशन शो करना होता है, पोजेशन मतलब कि अधिकार, तब आप वहाँ पर यूज़ करते हैं ऑफ विच का। इस रूल को हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। द साइकिल ऑफ विच चेन इज़ ब्रोकन इज़ नॉट रनिंग। ठीक है, तो वो साइकिल जिसकी की चेन टूटी हुई है वो नहीं चल रही है। ठीक है, तो ये सेंटेंस है आपका बिल्कुल सही, क्योंकि आपने साइकिल के पोजीशन के लिए यूज़ किया है ऑफ विच का। अब देखते हैं हमारे नेक्स्ट रूल्स को। दैट कम्स एज अ रिलेटिव प्रोनाउन फॉर द न्यूट्रल जेंडर दैट इज़ द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। दैट का यूज़ भी हम करते हैं निर्जीव वस्तुओं के लिए जो कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होते हैं किसी सेंटेंस का। जैसा कि आप देख सकते हैं द डॉग दैट इज़ ब्लैक इज़ बार्किंग। अगर लिखा हुआ है तो दैट का यूज़ आपने किया है डॉग के बाद, जो कि रिप्रेजेंट करेगा डॉग को, तो यहाँ पर ये सेंटेंस है बिल्कुल सही। ठीक है, आई लाइक द शर्ट दैट यू हैव गिवन मी। अब यहाँ पर जो डॉग आप देखें पहले सेंटेंस में वो है सब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आपने सब्जेक्ट के बाद लगाया दैट, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर सेकंड सेंटेंस में आप देखें आई लाइक द शर्ट, लाइक जो है आपकी वर्ब और शर्ट जो है वो इस वर्ब के लिए कर रहा है ऑब्जेक्ट का काम। तो यहाँ शर्ट जो है वो है ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के पहले लगाया है आपने दैट। ठीक है, तो जो हमारे रूल को भी सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि हमने रूल में देखा है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कुछ भी हो आप लगा सकते हैं दैट। तो ये सेंटेंस भी है आपका बिल्कुल सही। अब बात करते हैं हमारे अगले रूल की। दैट कम्स एज अ रिलेटिव प्रोनाउन फॉर द पोजीशन ऑफ न्यूट्रल जेंडर। अगर न्यूट्रल जेंडर के पोजीशन के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं दैट का। हमने पहले इसके देखा था कि आप ऑफ विच का यूज़ करते हैं, तो आप ऑफ विच और दैट दोनों का यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। द पेन दैट्स निब इज़ ब्रोकन इज़ नॉट रनिंग। ये सेंटेंस है बिल्कुल सही, क्योंकि आपने पेन के पोजीशन के लिए यूज़ किया हुआ है दैट का। ठीक है, अब देखते हैं हमारे कुछ आगे के रूल्स। नन एंड ओनली, बहुत इंपॉर्टेंट रूल, प्रेफर रिलेटिव प्रोनाउन दैट आफ्टर देमसेल्फ। अगर कहीं पर लिखा हुआ है नन या फिर ओनली, तब वहाँ पर आपको रिलेटिव प्रोनाउन दैट का ही केवल यूज़ करना है।
ठीक है। तो अगर कोई सेंटेंस जैसे लिखा हुआ है ही इज़ द ओनली स्टूडेंट हु कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, अब ऐसा ये सेंटेंस देखने में बिल्कुल सही लगता है, कोई एरर इसमें समझ में नहीं आती, पर ओनली के बाद अगर ओनली यहाँ पर लगा हुआ है तो इसके कारण यहाँ पर हु की जगह आपको यूज़ करना था दैट का। ये सेंटेंस है आपका रॉन्ग। अब बढ़ते हैं आगे कुछ रूल्स को देखते हैं। इफ़ ह्यूमन बीइंग, ठीक है, इफ़ ह्यूमन बीइंग एंड न्यूट्रल जेंडर बोथ कम्स टुगेदर यूज रिलेटिव प्रोनाउन दैट आफ्टर देमसेल्फ। अगर आपका ह्यूमन बीइंग भी आ रहा है किसी सेंटेंस में और न्यूट्रल जेंडर मतलब कि कोई सजीव वस्तु और निर्जीव वस्तु दोनों आ रही हैं किसी सेंटेंस में, तो आप उनके लिए रिलेटिव प्रोनाउन दैट का ही केवल यूज़ करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये भी। तो अगर सेंटेंस की बात करें, आई सॉ मोहन एंड हिज कार विच वर स्टैंडिंग असाइड द रोड। अब यहाँ पर मोहन जो है वो है आपका ह्यूमन बीइंग और हिज कार जो है वो है आपकी न्यूट्रल जेंडर मतलब कि निर्जीव वस्तु। तो यहाँ पर अगर आप इनके लिए रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ करें तो यहाँ पर आपको करना था दैट का यूज़, ठीक है। तो विच का यूज़ जो है वो आपका है गलत, यहाँ पर यूज़ करना था आपको दैट का। अब बात करते हैं हमारा नेक्स्ट रूल की, एन इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट प्रोनाउन क्या होते हैं हमने डिस्कस किया था प्रोनाउन के पार्ट 2 वीडियो में। तो इनडेफिनिट प्रोनाउन जो हैं वो प्रेफर करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन दैट आफ्टर इटसेल्फ। तो कोई भी आपका अगर इनडेफिनिट प्रोनाउन है तो उसके बाद आपको हमेशा दैट का ही यूज़ करना है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में, ऑल विच ग्लिटर इज़ नॉट गोल्ड, ठीक है। ऑल जो है वो यहाँ पर वो है आपका इनडेफिनिट प्रोनाउन और इनडेफिनिट प्रोनाउन के बाद आपको लगाना था दैट, विच आपने यहाँ पर लगाया हुआ है जो कि है गलत। तो इसका सही सेंटेंस होगा ऑल दैट ग्लिटर इज़ नॉट गोल्ड, मतलब कि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। ग्लिटर का मतलब होता है चमक, ठीक है। ये है आपका इडियम। अब देख लेते हैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स को। वन ऑफ का स्ट्रक्चर मैंने पढ़ाया हुआ है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा आने वाला स्ट्रक्चर है। वन ऑफ अगर है उसके बाद है प्लूरल नाउन या प्रोनाउन, तो आप उसके बाद दैट या हु का ही यूज़ करते हैं बस, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, केवल आप वहाँ पर दैट और हु में से ही किसी एक का यूज़ करते हैं। तो अब अगर देख लें सेंटेंस को, दिस इज़ वन ऑफ द पेन्स विच आर रनिंग वेरी वेल। अगर आपका ऐसा सेंटेंस लिखा हुआ है, वन ऑफ का स्ट्रक्चर है आपका, और हमने पढ़ा है कि वन ऑफ अगर स्ट्रक्चर है तो आप यूज़ करेंगे केवल दैट या हु में से किसी एक का। आपने यहाँ यूज़ किया है विच का, जो कि है गलत। इसका सही सेंटेंस क्या होता, दिस इज़ वन ऑफ द पेन्स दैट आर रनिंग वेरी वेल। ये होता आपका सही, विच है आपका गलत। अब देखते हैं हमारे नेक्स्ट रूल को। नेक्स्ट रूल अगर देखें, सपोज प्लस दैट का यूज़ आप करते हैं किसी इमेजिनेशन के लिए, ठीक है। तो सपोज के बाद हमेशा आता है दैट, आपको ये याद रखना है। अगर कहीं लिखा हुआ है सपोज विच यू आर गोइंग टू मार्केट एंड यू हैव नो मनी, अब हमने देखा है पहले ये रूल की सपोज के बाद आता है दैट, यहाँ आपने लगाया विच जो कि हो गया गलत। विच की जगह आपको यूज़ करना था दैट का, तो ये सेंटेंस है आपका गलत। अब देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल, सपोज दैट को आप बोलते हैं सपोजिंग। तो सपोजिंग जो है वो इनहेरेंटली है उसके पास दैट लगा हुआ, ठीक है। सपोजिंग में पहले से ही दैट मौजूद है, तो इसके बाद आपको फिर से दैट का यूज़ नहीं करना है। तो अगर कहीं सेंटेंस लिखा हुआ है सपोजिंग दैट यू आर इल एंड नो डॉक्टर इज़ अवेलेबल, तो ये सेंटेंस आपका होगा गलत। गलत क्यों होगा, क्योंकि सपोजिंग के बाद आपने लगा दिया है दैट, और सपोजिंग में पहले से ही दैट लगा हुआ होता है। सपोजिंग का मतलब होता है सपोज दैट, तो आप 2 बार दैट का यूज़ नहीं करेंगे, तो ये हो गया आपका गलत। अब बात करते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट रूल्स की। सेम एज इज़ यूज टू मेक सिमिलरिटी बिटवीन 2 थिंग्स और पर्सन, ठीक है। सेम एज का यूज़ आप करते हैं 2 पर्सन के बीच में सिमिलरिटी को बताने के लिए, या 2 चीज़ों के बीच में आप सिमिलरिटी बताने के लिए।
आई हैव द सेम पेन एज राजू हैज़, ठीक है, सेम लगाया आपने और एज लगाया, तो ये सेंटेंस है आपका बिल्कुल सही। सेम प्लस दैट इज़ यूज टू री इंट्रोड्यूस अ पर्सन, पर अगर आपको किसी सेम चीज़ को दोबारा बोलना है तो वहाँ आप लगाते हैं सेम दैट। जैसे कि अगर बात करें, ही गेव मी द सेम पेन विच वॉज नॉट रनिंग, अब वही पेन है जो ठीक से नहीं चल रहा है, ठीक है, तो आपने पेन को जो है, पेन को दोबारा इंट्रोड्यूस किया है सेंटेंस में, और दोबारा इंट्रोड्यूस किया है तो आपको लगाना था दैट, यहाँ पर आपने लगाया विच, जो कि हो गया गलत, ठीक है, तो विच जो है यहाँ हो गया गलत, ये एंटायर सेंटेंस हो गया आपका गलत। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट रूल, सच एज जो है वो भी आपका आता है सिमिलरिटी बताने के लिए, दो एक्शन, दो पर्सन या दो चीज़ों के बीच में। ही इज़ प्लेइंग सच ब्यूटिफुली एज विराट, ये सेंटेंस है आपका बिल्कुल सही। सच यहाँ पर लगाया हुआ आपने और लगाया हुआ एज, सच एज स्ट्रक्चर का यूज़ किया है आपने सिमिलरिटी बताने के लिए। सच दैट का आप यूज़ करते हैं टू शो द क्वालिटी ऑफ वन एक्शन, आप किसी एक्शन की क्वालिटी को बताने के लिए सच दैट का यूज़ करते हैं। जैसे कि ही इज़ प्लेइंग सच ब्यूटीफुली विच ही कैन ब्रेक द रिकॉर्ड्स। अब देखिए, प्लेइंग की आपने क्वालिटी बताई है, प्लेइंग को आपने बोला है ब्यूटीफुली, तो मतलब कि किसी एक्शन की वो क्वालिटी बता रहा है, और क्वालिटी अगर बता रहा है तो आपको यूज़ करना था सच दैट स्ट्रक्चर का, आपने यूज़ किया यहाँ विच का, जो कि फिर से है आपका गलत। आपको इस विच की जगह यूज़ करना था दैट का। अब देख लेते हैं हमारे नेक्स्ट रूल को। नेक्स्ट रूल की अगर बात करें, एज स्ट्रक्चर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसको ध्यान दीजिएगा। एज कम्स टू मेक सिमिलरिटी बिटवीन द क्वालिटी ऑफ टू पर्सन और थिंग। एज स्ट्रक्चर का यूज़ भी आप करते हैं दो पर्सन या दो चीज़ों के बीच में सिमिलरिटी को शो करने के लिए। जैसे कि राम इज़ एज स्मार्ट एज मोहन, ठीक है, तो यहाँ पर जो स्मार्ट हैं, जो दोनों पीपल की स्मार्टनेस को आप कंपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये सेंटेंस है बिल्कुल सही। पर अगर आप सो एज स्ट्रक्चर की बात करें, सो एज कम्स टू मेक सिमिलरिटी बिटवीन द क्वालिटी ऑफ द टू पर्सन और थिंग इन अ नेगेटिव सेंस, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सो एज स्ट्रक्चर का यूज़ भी करते हैं दो चीज़ों की क्वालिटी को कंपेयर करने के लिए, पर इसका यूज़ आप करते हैं नेगेटिव सेंस में। जैसे कि राम इज़ नॉट सो स्मार्ट एज मोहन, ठीक है, मतलब कि यहाँ पर देख सकते हैं आप नेगेटिव स्ट्रक्चर आपने यूज़ किया है, ठीक है, नेगेटिव स्ट्रक्चर का यहाँ पर आपने यूज़ किया है। राम इज़ नॉट सो स्मार्ट एज मोहन, तो यहाँ पर आपने यूज़ किया है सो एज का। अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट रूल, सो दैट कम्स टू शो द टारगेट ऑफ एन एक्शन, ठीक है, तो अगर शो दैट कहीं पर लगा हुआ है तो वो चीज़ बताती है किसी एक्शन का टारगेट। जैसे कि अगर हम बात करें, आई एम गोइंग टू दिल्ली सो विच आई कैन गेट अ जॉब। अब देखिए, दिल्ली जा रहा है वो जॉब के लिए, तो ये जो दिल्ली जा रहा है उसका एक्शन शो कर रहा है कि मतलब कि उसका रीज़न शो कर रहा है दिल्ली जाने का। तो अगर कुछ रीज़न शो करता है तो वहाँ पर आपको लगाना चाहिए दैट का, आपने यहाँ पर यूज़ किया विच, जो कि आपका गलत, ठीक है, विच की जगह आपका यूज़ करना था दैट का, तो ये सही सेंटेंस होता, आई एम गोइंग टू दिल्ली सो दैट आई कैन गेट अ गुड जॉब। अब बात करते हैं कुछ और रूल्स की, बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स। रिलेटिव प्रोनाउन ऑलवेज कम्स आफ्टर द थिंग विच इज़ सिग्निफाइंग, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये। रिलेटिव प्रोनाउन अपने जस्ट पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन को ही रिप्रेजेंट करता है, और जो वर्ब आती है फिर वो उसी के अकॉर्डिंग आती है। जैसे लिखा हुआ है, अगर आई लाइक धोनीज परफॉर्मेंस हु इज़ अ गुड प्लेयर, हु इज़ अ ग्रेट प्लेयर। अब देखिए यहाँ पर हु जो है वो है आपका रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है, हु है आपका रिलेटिव प्रोनाउन, हु आपने लगाया है
परफॉर्मेंस के पहले, ठीक है, परफॉर्मेंस के पहले आपने लगाया है हु, तो अब जो एक्शन है, अब जो सब्जेक्ट हो गया है सेंटेंस का वो हो गया है परफॉर्मेंस। अब धोनी जो है वो सब्जेक्ट नहीं है सेंटेंस का, तो अब जो आपका स्ट्रक्चर होगा या जो भी वर्ब होगी वो अकॉर्डिंग टू होगी परफॉर्मेंस के, ना कि धोनी के। अगर आप देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है हु इज़ अ ग्रेट प्लेयर। अब धोनी है प्लेयर, परफॉर्मेंस तो प्लेयर नहीं है ना, तो परफॉर्मेंस अब हो गया है सब्जेक्ट, तो ये सेंटेंस हो गया गलत। ठीक है, समझ में आ रहा आप लोगों को कि यहाँ पर धोनी है प्लेयर, तो आपको जो रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ करना था वो धोनी के जस्ट बाद यूज़ करना था, आपने यूज़ किया परफॉर्मेंस के बाद, तो अब परफॉर्मेंस हो गया है इस सेंटेंस का सब्जेक्ट, तो परफॉर्मेंस तो प्लेयर हो नहीं सकती। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया सेंटेंस गलत। इस सेंटेंस को अगर आपको सही बोलना है तो आप कैसे बोलेंगे, आई लाइक द परफॉर्मेंस ऑफ धोनी हु इज़ अ ग्रेट प्लेयर। अब आपने जो हु का यूज़ किया है वो यूज़ किया है जस्ट धोनी के बाद, तो हु जो यहाँ पर है वो अब रिप्रेजेंट कर रहा है धोनी को। ठीक है, तो अब धोनी जो है वो है ग्रेट प्लेयर, तो यहाँ पर ये सेंटेंस हो गया बिल्कुल सही। ऐसे ही अगर आप देखें तो आई लाइक धोनीज परफॉर्मेंस विच इज़ वेरी गुड। अब आपने अगर यहाँ देखिए परफॉर्मेंस के बाद लगाया है विच, ठीक है, विच है आपका फिर से एक रिलेटिव प्रोनाउन, तो ये रिप्रेजेंट करेगा परफॉर्मेंस को। ठीक है, तो परफॉर्मेंस को अगर ये कर रहा है रिप्रेजेंट, तो परफॉर्मेंस गुड है, परफॉर्मेंस गुड हो सकती है, तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही। ये बहुत इम्पोर्टेंट रूल है, मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये ज़रूर समझ में आया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट, बहुत इम्पॉर्टेंट फिर से एक और रूल की। रिलेटिव प्रोनाउन गेट्स द वर्ब अकॉर्डिंग टू द नाउन और प्रोनाउन फॉर विच इट इज़ यूज्ड। तो मैंने जैसा कि बताया रिलेटिव प्रोनाउन जस्ट अपने पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन को रिप्रेजेंट करता है, और जो वर्ब होती है वो भी उसी के अकॉर्डिंग होती है। द बॉय हु इज़ ऑनेस्ट इज़ माई फ्रेंड। हु है फिर से रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा है बॉय के पहले, तो जो बॉय है आपका है सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो यहाँ पर जो वर्ब होगी वो होगी सिंगुलर। इज़ यहाँ पर है सिंगुलर, तो ये सेंटेंस हो गया बिल्कुल सही। द बॉयज़ हु आर ऑनेस्ट आर माई फ्रेंड्स। हु रिलेटिव प्रोनाउन है, आ रहा है बॉयज़ के पहले, बॉयज़ प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो हेल्पिंग वर्ब आएगी प्लूरल, तो यहाँ आर है आपकी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, तो ये सेंटेंस भी है बिल्कुल सही। द पेन दैट इज़ रेड इज़ रनिंग वेल। दैट फिर से एक रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा है न्यूट्रल जेंडर, मतलब कि किसी निर्जीव वस्तु के लिए, जो कि है सिंगुलर, तो हेल्पिंग वर्ब भी है सिंगुलर, तो ये सेंटेंस भी है बिल्कुल सही। अब देख लेते हैं और नेक्स्ट रूल को। वॉट व्हेन यूज्ड एज अ रिलेटिव प्रोनाउन कैन बी यूज्ड एनीवेयर इन द सेंटेंस। ये भी है आपका एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट रूल। अगर आप देखें सेंटेंस को, वॉट यू से इज़ राइट, वॉट का यूज़ आपने किया है एट द बिगनिंग। एट द बिगनिंग में भी होने के बावजूद भी ये आपका जो सेंटेंस है वो क्वेश्चन इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं है, ये है आपका असरेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो यहाँ पर जो वॉट है वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन नहीं है, वो है आपका रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, डिफरेंस समझिएगा। जब इंटरोगेटिव प्रोनाउन होता है तो भी हम इंटरोगेटिव प्रोनाउन को रखते हैं सेंटेंस के पहले, और वहाँ पर जो है वो कोई क्वेश्चन फॉर्म करता है, पर यहाँ पर जो आप लगा हुआ है वॉट, वो कोई क्वेश्चन फॉर्म नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो वॉट है वो है आपका एज अ रिलेटिव प्रोनाउन, सेंटेंस के स्टार्टिंग में होने के बावजूद भी वो नहीं बना रहा है कोई क्वेश्चन। ठीक है, याद रखिएगा, मिस्टेक मत कीजिएगा इस चीज़ में। आई नो वॉट यू से, यहाँ पर भी जो वॉट है वो किसी क्वेश्चन के लिए हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर भी है वो आपका रिलेटिव प्रोनाउन, सेंटेंस है बिल्कुल सही। अब देख लेते हैं प्रोनाउन का हमारा लास्ट टाइप, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होते हैं देख लेते हैं। अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन दैट शोज द नाउन इज डिस्ट्रीब्यूटिव वे इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन।
तो वो शब्द जो कि नाउन के किसी डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करेंगे तो वो होंगे आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जैसे कि ईच, एवरीवन, आइदर, नाइदर। ये हैं आपके एग्जाम्पल डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के। देख लेते हैं कुछ रूल्स। इट इज़ सिंगुलर एंड गेट्स सिंगुलर वर्ब, बहुत इंपॉर्टेंट। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस आपके होते हैं सिंगुलर और लेते हैं आपके सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। एवरीवन आर रेडी टू गो देयर, मैंने बताया एवरीवन आपने लगाया हुआ है जो कि है सिंगुलर, यहाँ होना था सिंगुलर, तो ये हो गया आपका गलत। ठीक है, आपको लगाना था एवरीवन इज रेडी टू गो देयर, ये होता आपका बिल्कुल सही। टू डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कनेक्टेड विथ एंड, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। टू डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कनेक्टेड विथ एंड मेक्स अ सिंगुलर फॉर्मेशन, सिंगुलर फॉर्मेशन एंड गेट सिंगुलर वर्ब। ठीक है, आएगी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, याद रखिएगा। ईच एंड एवरी, ईच है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, एवरीवन भी है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ईच एंड एवरीवन आर रेडी टू गो देयर, एंड लगा हुआ है, एंड लगा होने के बावजूद भी ये देखा आपको सिंगुलर फॉर्मेशन, तो सिंगुलर के लिए आपको यूज़ करना था यहाँ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का, जो कि है आर लगा हुआ है यहाँ पर, जो कि है आपका गलत। ईच एंड एवरीवन इज रेडी टू गो देयर होता आपका सही। ठीक है, तो ये सेंटेंस है आपका गलत। अब देख लेते हैं हमारे नेक्स्ट स्ट्रक्चर्स को, कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन अगर लगा हुआ है, फिर लगा हुआ है ऑफ, फिर है आपका प्लूरल नाउन या प्रोनाउन, तो उसके साथ आप यूज़ करते हैं सिंगुलर वर्ब। ठीक है, सेंटेंस देख लेंगे। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स आर रेडी टू गो देयर, ईच आपका है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ऑफ द स्ट्रक्चर है, फिर है स्टूडेंट्स जो कि प्लूरल नाउन है, आर रेडी टू गो देयर, आर जो है यहाँ पर रॉन्ग हो गया क्योंकि स्ट्रक्चर के अनुसार आपको यूज़ करना था सिंगुलर वर्ब का। ठीक है, यहाँ पर ये आर की जगह यूज़ होना था इस, जो कि ये सेंटेंस हो गया गलत। अगर लगा हुआ है प्लूरल नाउन या प्रोनाउन, फिर है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, तो अब यूज़ करते हैं आप प्लूरल वर्ब का। वी ईच इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, अगर कहीं लिखा हुआ है तो वो है गलत। क्यों? क्योंकि वी जो है वो है आपका प्लूरल प्रोनाउन, प्लूरल पर्सनल प्रोनाउन है ये वी। ठीक है, ईच लगाया हुआ आपने जो कि है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब यहाँ पर एज अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर आपको यूज़ करना था प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, आपने यूज़ किया यहाँ इज, जो कि हो गया गलत। ठीक है, आई होप आपको रूल समझ में आ रहा है। अब नेक्स्ट सेंटेंस की बात करें। ईच ऑफ अस इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, क्या आप ये गैस कर सकते हैं कि यहाँ पर ये सेंटेंस सही है या गलत है? अगर आपको लग रहा है यहाँ प्लूरल वर्ब आनी थी तो आप गलत हैं, यहाँ पर सिंगुलर वर्ब आएगी और ये सेंटेंस होगा बिल्कुल सही, क्योंकि यहाँ पर आपने ईच ऑफ अस कर दिया। ऑफ लगा होने के कारण अब ये जो सेंटेंस है वो सेकेंड रूल को नहीं फर्स्ट रूल को फॉलो कर रहा है। ठीक है, यहाँ ऑफ है जैसा कि आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर ईच ऑफ अस मतलब कि हम में से एक इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, बहुत हार्ड वर्किंग है, तो ये सेंटेंस हो गया सही। मतलब ईच ऑफ अस मतलब हम में से प्रत्येक। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। हम और आगे आएंगे जिसमें हम प्रोनाउन के बहुत सारे रूल्स को डिस्कस करेंगे अगले आने वाले वीडियोस में। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो सीरीज़ ज़रूर पसंद आ रही होगी। अगर आपको ये वीडियो सीरीज़ पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए स्कॉलर एलीट को। थैंक यू।